Hello students, this is the next part of the exercise chapter 3 current electricity. Here is the first question. What conclusion can you draw from the following observations on a resistor made of alloy manganese? एक resistor है हमारे पास alloy manganese से बना हुआ जिसकी कुछ observations हैं. The observations among current and corresponding voltages. इस टेबल का ऑब्जर्व करके हमने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है. तो फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, दैट इज 3.94 डिवाइडेड बाई 0.2, रिजल्ट इज 19.7. फ्रॉम सेकेंड ऑब्जर्वेशन R2 is equal to 7.87 divided by 0.4, result is 19.675. From sixth observation R6 is equal to 39.4 divided by 2, result is 19.7. From 10th observation 118.5 divided by 6, that is equal to 19.75. From 12th observation R12 is equal to 158 divided by 8, the result is 19.75. तो इन सभी वैल्यूज को आप केयरफुली देखेंगे तो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट 19.7. सो इट शोज दैट द रेशियो ऑफ V to I is fairly constant and Ohm's law is obeyed. Hence, resistivity of alloy manganese is nearly independent of temperature. मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इतनी वेरिएशन है यहाँ पे वोल्टेज में और करंट में. फॉर दीज ऑल वोल्टेजेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग करंट्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट. सो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. क्योंकि इतनी सारी जब आप वेरिएशन करेंगे वोल्टेज और करंट में तो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर विल आल्सो चेंज, बट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. So we can say resistivity is independent of temperature nearly. This is the next question 3.18. It has 4 parts. Let us discuss these parts one by one. This is the first part A. Answer the following questions. A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Which of these quantities is constant along the conductor? Current, current density, electric field, drift speed. आपने ये बताना है कि इन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है. और एक स्टडी करंट फ्लो कर रहा है इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. इट मीन्स जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो कहीं से पतली होगी कहीं से मोटी होगी. नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. द आंसर इज ओनली करंट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है. ऑल अदर क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो इन 4 क्वांटिटीज में से ओनली करंट ही कांस्टेंट है, बाकी सभी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. सो दे आर नॉट कांस्टेंट. As current density J is equal to I upon A, करंट पर यूनिट एरिया. तो एरिया चेंज होगा तो डेफिनेटली करंट, ये करंट डेंसिटी भी चेंज होगी. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड. E is equal to J rho. J is the current density that depends upon area and rho is the resistivity. तो जब J चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी. नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट स्पीड. VD is equal to I upon A N E. Here, drift speed is inversely proportional to area. When area will change, drift speed will also change. So, आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमने यही फॉर्मूले क्यों यूज किए, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं. जैसे ड्रिफ्ट स्पीड के कोई और फॉर्मूला भी है. करंट डेंसिटी को भी आप किसी और इसमें टर्म्स में आप डिराइव कर सकते हैं. बट वी हैव टू चूज ओनली दोज फॉर्मूलाई इन विच द रिलेशन इज विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and all other quantities are constant. Like in case of drift speed,
I current is constant, N is the number density of electrons that is constant here, E is the charge of electron that is also constant. So drift speed is inversely proportional to area and all other quantities are constant. So we can say in these four quantities only current is constant and all three are variables. Second part, is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give examples of elements which do not obey Ohm's law. आपने ये बताना है क्या ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी कंडक्टिंग एलिमेंट्स पे? द आंसर इज नो. ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स. ये सभी कंडक्टिंग एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर सेमीकंडक्टर डायोड्स, वैक्यूम डायोड ट्यूब्स एटसेट्रा. तो ये जो डिवाइसेस हैं और भी हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं. इनके लिए जब आप वीआई ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट्स मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई. आपके पास एक लो वोल्टेज सप्लाई है जिससे आप बहुत हाई करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो बोल रहा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होनी चाहिए. यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन. द आंसर इज मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम ए वोल्टेज सप्लाई आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर. ये फॉर्मूला है आपके पास करंट का, आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर. दिस फॉर्मूला शोज दैट current is inversely proportional to resistance. So current will be maximum when R will be minimum or R will be small. जब R की वैल्यू कम होगी करंट उतना ही ज्यादा होगा, because current is inversely proportional to resistance. So to draw high currents, internal resistance must be low. D part of the question, a high tension supply of say 6 kilovolt means 6000 volt must have a very large internal resistance Y. एक आपके पास हाई टेंशन सप्लाई है, अप्रोक्सीमेटली 6000 वोल्ट का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो बोलता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न वाई इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी हाई फॉर हाई टेंशन सप्लाई लाइक 6000 volt. The answer is, it is so because if current containing circuit containing high tension supply is short circuited due to any reason. बोलता है किसी भी कारण से यदि हाई टेंशन सप्लाई का जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, then current in the circuit will not exceed the safe limit when internal resistance of high tension supply is very large. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो करंट जो है वो अपनी सेफ लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा व्हेन देयर इज शॉर्ट सर्किट. सो वी विल बी सेफ. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 3.19. इट अगेन हैज 4 parts. Let us discuss one by one. Here we have to choose the correct alternative. The options are given in the question itself. You have to read the statement carefully and just choose the correct alternative. First part is, alloys of metals usually have greater or lesser resistivity than that of their constituent metals. हमें पता है जो alloys हैं वो 2 और मोर मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है और मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन. तो बोलता है एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है उनकी कंस्टिट्यूएंट मेटल से के कंपैरिजन में कैसी होती है, ग्रेटर और लेसर? द आंसर इज ग्रेटर. एलॉयज की रेजिस्टिविटी उसकी कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है. दैट्स वाई दीज एलॉयज आर यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर वायर,
in meter bridge wire, or you can say heating elements as well, because they have high resistivity. B part of the question. Alloys usually have much lower or higher temperature coefficients of resistance than pure metals. तो बोलता है alloys का जो temperature coefficient of resistance है वो in comparison to pure metals कैसा होता है, हायर होता है या लोअर होता है. तो alloys का जो temperature coefficient है that is lower than the pure metals. कि मतलब alloys का जो जब आप ग्राफ बनाते हैं रेजिस्टिविटी का, तो आपको पता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट. तो इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो एज कंपेयर टू मेटल्स वो लोअर होता है, काफी कम होता है. नेक्स्ट वन, सी पार्ट. द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ और इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन को आप टेम्परेचर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. बोलता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन पे क्या इफेक्ट होता है, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और इट इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. आंसर इज इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी अलॉयस की जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट इज अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट, बहुत कम डिपेंड करती है. दिस इज द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. The resistivity of a typical insulator, example amber, is greater than that of a metal by a factor of the order of 10 raised to power 22 or 10 raised to power 23. इन टू ऑप्शंस में से आपने बताना है कि जो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी है वो इन कंपैरिजन टू मेटल्स उसके क्या ऑर्डर है, कितना उसका मतलब वैल्यू है. तो इट इज about 10 raised to power 22 times greater. ओके, इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स के कंपैरिजन में इट इज ग्रेटर बाय ए फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 22. नेक्स्ट क्वेश्चन 3.20. इट अगेन हैज थ्री पार्ट्स ABC, which are further divided into many parts. Let us discuss one by one. This is a C question. This is the first part. A. Given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get number 1 maximum, number 2 minimum effective resistance? Then find ratio of maximum to minimum resistance. आपके पास n resistors given है, सभी की रेजिस्टेंस सेम है कैपिटल आर, और आप उनको कैसे कंबाइन करेंगे टू गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, टू गेट द मिनिमम रेजिस्टेंस. वी हैव स्टडीड इन थ्योरी क्लासेस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो सभी रेजिस्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू आर प्लस आर सो ऑन n टाइम्स. सो फाइनल रिजल्ट विल बी nr. So Rs is equal to Nr, n times resistance of each resistor. And we have studied that resistance will be minimum when all n resistors are connected in parallel. और हमें पता है कि जब बहुत सारे resistors parallel में connected होते हैं और सभी की resistance same होती है, then net resistance in parallel combination is equal to resistance of each resistor divided by number. So answer will be Rp is equal to R upon N. Now we have to find the ratio of maximum to minimum resistance. We know that R max is when resistances are connected in series and R minimum is when all resistances are connected in parallel. So R max upon R minimum is equal to net resistance in series divided by net resistance in parallel. So that is equal to NR upon R upon N. तो यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा and result is N square. This is the ratio maximum to minimum resistance, that is equal to N square. B part.
You are given three resistances of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. How will we combine them to get an equivalent resistance of 11 by 3 ohm, 11 by 5 ohm, 6 ohm, 6 by 11 ohm. आपके पास थ्री रेजिस्टेंसेस गिवन है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम. आप उनको कैसे कनेक्ट करेंगे? इट्स अप टू यू कि वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल और इन मिक्स्ड ग्रुपिंग. जस्ट यू हैव टू फाइंड these particular answers. For first one, to get an equivalent resistance of 11 by 3 ohm, आपको उन थ्री रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आपको फाइनल आंसर निकालना है 11 by 3 ohm. So dear students, here 1 ohm and 2 ohm must be connected in parallel. Then their result must be connected in series with 3 ohm resistance. तो जब आप 1 ohm और 2 ohm को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ohm एंड 2 ohm विल बी, हमें पता है कि पैरेलल में जब आप टू रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट विल बी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम. सो 1 और 2 का प्रोडक्ट होगा 2, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 और दोनों का सम जो होता है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. सो रिजल्ट इज प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, सो 2 by 3 ohm. And when this combination, parallel combination result is in series with 3 ohm resistance. So series में हमें पता है हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 2 by 3 plus 3 LCM 3 आएगा. So result will be 2 plus 9 upon 3, that is equal to 11 by 3 ohm. Second part, to get an equivalent resistance of 11 by 5 ohm. So 11 by 5 ohm, how we will get? Connect 2 ohm and 3 ohm in parallel. Then their result must be connected in series with 1 ohm resistance. यहाँ पे आप 2 ohm और 3 ohm को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में हमें पता है कि पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ohm एंड 3 ohm रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, सम आ जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. सो रिजल्ट विल बी 6 by 5 ohm. And then this 6 by 5 ohm result is in series with 1 ohm resistance. तो सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 6 by 5 plus 1 LCM आएगा 5. सो रिजल्ट विल बी 6 plus 5 upon 5 and final result will be 11 by 5 ohm. So in this way we will connect 2 ohm and 3 ohm resistances in parallel, then their combination result is in series with 1 ohm resistance. We will get sorry we will get this result. Next part is to get an equivalent resistance of 6 ohm. वो तो हमें पता है कि it is the maximum one. So all three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. So series combination of all three resistances RS is equal to 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm, that is equal to 6 ohm. And then to get an equivalent resistance of 6 by 11 ohm, all three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm must be connected in parallel. So हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 upon RP is equal to 1 upon 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं तो LCM आएगा 6. So that is equal to 1 upon RP is equal to 6 plus 3 plus 2 upon 6 and final answer is 11 by 6. तो यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं और यही आंसर लिख जाते हैं 11 by 6. माय डियर स्टूडेंट्स, 11 by 6 is equal to 1 upon RP and you have to find RP. So RP is equal to 6 by 11 ohm. My dear students, in theory classes we have studied
कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 3 ओम। एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी आ रही है? 6 ओम। तो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। और पैरेलल में क्या होता है? द रिजल्ट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, इन सभी में सबसे छोटा है 1 ओम। और जो हमारा पैरेलल में रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 6/11, दैट इज लेस देन 1। ओके, this is the C part. Determine the equivalent resistance of networks shown in figure. These are the two networks A and B. We will solve them separately. हमें यहाँ पे इनका equivalent resistance निकालना है. This is the circuit. Find equivalent resistance of network shown in figure. Carefully देखेंगे तो ये एक टाइप्स की quadrilateral बन रही है, 4 times रिपीट हो रही है. So given figure has 4 similar units. ठीक है, तो इन सिमिलर यूनिट्स ये है, ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है ये 4 टाइम्स रिपीट हो रही है. ऊपर जो है 1 ओम रेजिस्टेंसेस हैं और नीचे जो है 2 ओम रेजिस्टेंसेस हैं. सो 1 ओम ये किस में है? सीरीज में. ईच यूनिट हैज 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम ईच एंड 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम ईच. ठीक है, ऊपर वाली दोनों सीरीज में है, सो ऐड हो जाएंगी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. और नीचे वाली भी सीरीज में है, ऐड हो जाएंगी 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4. सो दिस इज इक्वल टू दिस सर्किट. ऊपर 2 ओम आ जाएगा और नीचे 4 ओम आ जाएगा. नाउ दिस 2 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सो ये है. एंड दिस वन 1 ohm and 1 ohm are in series, so their net resistance is equal to 2 ohm. 2 ohm and 2 ohm are in series in lower part, so their net resistance is 4 ohm. So this is their result. Now 2 ohm and 4 ohm are in parallel, so their net result is, we know that जब 2 resistances parallel में connect होती हैं तो उनका result आता है product divided by their sum. तो product आएगा 2 × 4 that is 8 and sum आएगा 2 + 4 that is equal to 6. So result will be product divided by sum 8/6. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4/3 ओम. दिस 4/3 ओम इज द रिजल्ट ऑफ 1 यूनिट. सो टोटल यूनिट्स इन द अरेंजमेंट आर 4. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये क्वाड्रिलेटरल 4 टाइम्स रिपीट हो रही है. तो टोटल यूनिट्स इन द अरेंजमेंट आर 4. सो ऑल 4 यूनिट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये सारे 1 by 1 अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में सारा आंसर जो होता है, रिजल्ट होता है, वो ऐड हो जाता है, तो आपको पता है. तो फाइनल नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3. तो 4 टाइम्स आप उसको ऐड करेंगे तो मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4. तो फाइनल आंसर विल बी 16/3 ओम. नेक्स्ट बी पार्ट, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. दिस इज द नेटवर्क. तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं, आर 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 आर. तो जो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. दीज ऑल 5 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. गिवन फिगर हैज 5 रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज इज इक्वल टू 5R. That's all about this. Thank you. Have a nice day.